सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के बाल विकास के बारे में बात करेंगे, जो कि बाल विकास आपका पहला पेपर होता है। सबसे पहला पेपर आपका बाल विकास होता है, उसके बाद शिक्षण अध्ययन के सिद्धांत होते हैं, तीसरा पेपर आपका विज्ञान होता है, चौथा पेपर मैथ होता है और पांचवा पेपर आपका सामाजिक अध्ययन होता है। फिर छठवां हिंदी, सातवां संस्कृत और आठवां लास्ट पेपर कंप्यूटर का होता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, प्रथम पेपर का ये पहला क्लास, यानी सीरीज का ये पहला क्लास है। बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे और प्रश्नों को प्रत्येक ऑप्शन के बारे में समझाते हुए चलेंगे आपको। ठीक है, तो हम लोग बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं। ये आपका 50 नंबर का होता है, आपको पता होगा कि 50 मार्क्स का होता है। कितने का? 50 नंबर का। ये 50 नंबर का होता है। ठीक है, और पूर्णांक 50 होता है। इसमें समय आपका होता है, टाइम होता है 2 घंटा होता है, 2 आवर्स। टाइम 2 आवर्स होता है। 2 घंटे में आपको 50 नंबर करने होते हैं। इसमें आपको लगभग 15 बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाता है। बहुविकल्पी प्रश्न कितने होते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न 15 होते हैं। फिर उसके बाद बहुविकल्पी हो गया, फिर उसके बाद अति लघु उत्तरी 15 हो जाता है। 15, ये भी 1 नंबर का होता है और ये भी एक एक नंबर का, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होता है। तो 15 15 कितना हुआ? 30 हो गया। बचा कितना आपका? 30। और 30 नंबर हो गया। 15 × 30 और 20 नंबर का बचा। यानी आपका जो लघु उत्तरी प्रश्न होता है वो कितने कितने प्रश्न होते हैं? 10 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो 15 नंबर यहाँ से हो गए, 15 नंबर यहाँ से हो गए और 20 नंबर यहाँ से हो गए। 15 15 30 और 20 50, टोटल कितने नंबर हो गए? टोटल आपके 50 मार्क हो गए। तो यही 50 नंबर का आपका ये पेपर होता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, अधिगम का सूझ का सिद्धांत, अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? यानी अधिगम का जो सूझ का सिद्धांत है वो किसने दिया था? कोहलर ने, पावलोव ने, फ्रॉबेल ने, डाल्टन ने। तो आपको पता होगा कि जो सूझ का सिद्धांत है ये कोहलर जी ने दिया था। और सूझ के सिद्धांत में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सूझ का सिद्धांत है ये कोहलर ने इस पर इस सिद्धांत को कोहलर ने दिया था। और कोहलर जी ने किस पे प्रयोग किया था? चिपैंजी पर। चिपैंजी नामक वनमानुष था, उस पर प्रयोग इन्होंने किया था। और उसका नाम था क्या? सुल्तान। ठीक है, सुल्तान था। उन्होंने क्या किया था कि एक पिंजरे में सुल्तान को बंद कर दिया था, यानी कि चिपैंजी को बंद कर दिया था। और कुछ केले उन्होंने रख दिए। और वो केला कहाँ रखा उन्होंने? पिंजरे के बाहर। आप इसको पढ़े होंगे, पिंजरे के बाहर कुछ केले को उन्होंने रख दिया था। और उसमें, यानी जो पिंजरे के अंदर उन्होंने एक छड़ी भी रख दी थी, क्योंकि केला उससे दूर था। यानी जो चिपैंजी था, चिपैंजी से केला दूर था। वो उसको हाथ से नहीं पा सकता था, यानी अपने हाथ से नहीं पकड़ सकता था कि उसको लेकर के केला खा ले। तो उन्होंने क्या किया कि कोलर जी ने क्या किया कि एक छड़ी रख दिया उस पिंजरे के अंदर। वो ये देखना चाहते थे कि क्या इसके पास इतनी दिमाग है, ये चिपैंजी क्या इस छड़ी का प्रयोग कर सकता है। तो जब वो बार बार कोशिश किया और अपने हाथ से वो केला नहीं पाया, तो क्या करता? एक समय ऐसा आया कि वो छड़ी के द्वारा उसको खींचने का प्रयास किया। तो उसी को हम बोलते हैं सूझ का सिद्धांत। तो सूझ का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? कोलर जी ने दिया था। और इन्होंने किस पे अपना प्रयोग किया था? बनमानुस पे किया था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान था। क्या था? सुल्तान था। ये प्रश्न पूछा जाता है।
और नीचे प्रश्न है भी। तो अधियम का सूच का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर जी ने दिया। अगला, कोहलर ने जिस चिपैंजी का प्रयोग किया था उसका क्या नाम था? अभी हमने आपको बताया कि कोहलर जी ने जिस चिपैंजी का प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? सुल्तान था। ठीक है। सुल्तान, मुल्तान, शेखर आजाद, ये सब नहीं थे। शेखर आजाद, सुल्तान, मुल्तान उल्तान नहीं थे। कोहलर की जो चिपैंजी था उसका नाम उन्होंने क्या रखा? सुल्तान रखा था। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले, जैसे ये कोलर हो गए, पावलोव जी हो गए, फ्रॉवेल हो गए, डाल्टन हो गए। अगर हम बात करें कि पावलोव ने अपना खोज किस पर किया था, तो पावलोव का जो सिद्धांत था वो क्या था? उद्दीपन का सिद्धांत था। ठीक है। घंटी बजाना और भोजन से जोड़ना। जान लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोलर, पावलोव, फ्रॉवेल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पावलोव जी ने क्या किया था कि घंटी बजाना और भोजन से जोड़ना, उन्होंने अपना एक सिद्धांत रखा जिसे बोलते हैं उद्दीपन का सिद्धांत। और ये उन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? कुत्तों पर किया था। ठीक है। कुत्तों पर किया। कुत्तों को वो खाना देते थे, लेकिन खाना कैसे देते थे? पहले घंटी बजा के तब खाना दिया करते थे। तो एक बार उन्होंने ये किया कि जैसे वो बार बार यही प्रक्रिया करते थे, घंटी बजाते थे और कुत्ते को खाना देते थे। जैसे ही घंटी बजती थी, जैसे ही घंटी बजती थी, तुरंत कुत्ते के मुंह में क्या आ जाता था? पानी आ जाता था। किसके लिए? खाना खाने के लिए। ठीक है। तो वो एक प्रक्रिया अपना लिए। एक बार क्या किए कि वो घंटी बजाएं, लेकिन कुत्ते को खाना नहीं दिए। तो देखें कि उसके मुंह से लार टपकने लगा। यानी उसके मुंह से क्या हो गया? लार टपकने लगा, क्योंकि अब वो प्रक्रिया कंटिन्यू हो चुकी थी। अब कुत्ते को ये पता हो चुका था कि हम जब घंटी बजेगी तभी हमको खाना मिलता है। तो वो घंटी बजाए और खाना नहीं दिए, तो देखिए कुत्ते के मुंह में क्या आ गया? उसके मुंह में लार आ गया। तो यही उसका उद्दीपन का सिद्धांत हो गया। ठीक है ना? तो उन्होंने उसको जोड़ा, लार से टपकने से जोड़ा है। और बात आती है फ्रॉबेल की। फ्रॉबेल जी ने क्या किया? किंडर गार्डन आपने पढ़ा होगा कि किंडर गार्डन के जो जनक हैं वो कौन है? फ्रॉबेल हैं। किंडर गार्डन के जो जनक हैं वो फ्रॉबेल जी हैं। और बच्चों को वो सभी क्षेत्रों से विकसित करने के लिए ज्यादा जोर दिया है। जो फ्रॉबेल जी हैं वो बच्चों को हर क्षेत्र से, यानी सभी क्षेत्रों से विकसित करने का जोर दिया है। सबसे ज्यादा जोर उसे दिया है। जैसे आपका सामाजिक हुआ, जैसे सामाजिक हुआ, सामाजिक हो गया, सामाजिक, शैक्षणिक। ठीक है। शैक्षणिक हो गया। उसके बाद भावनात्मक हो गया, भावनात्मक हो गया, शारीरिक हो गया और आध्यात्मिक हो गया। ये फ्रॉवेल जी का मेन मोटो ये था कि हमें बच्चों को हर क्षेत्रों में विकसित करना। ये फ्रॉवेल जी का मेन मोटो था। ठीक है। और डाल्टन जी, डाल्टन की जानते हैं कि इन्होंने एक द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पे भी खोज किया हुआ है। ठीक है। तो ये तो रहा इन सब के बारे में। कोहलर जिस पे प्रयोग किया उसका सुल्तान नाम था। पावलोव घंटी बजाओ यानी कुत्ते पे प्रयोग किया। और फ्रॉवेल जी क्या? किंडर गार्डन के जन्मदाता हैं, जनक है। ठीक। चलिए, दूसरा प्रश्न आपको पता ही हो गया कि चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान था। तीसरे की बात कर ले हम, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे जी हैं। ठीक है। कौन है? जीन पियाजे जी। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जीन पियाजे ने दिया था। होता क्या है कि इनके अनुसार बालक द्वारा अर्जित जो ज्ञान के भंडार होते हैं वो विकास के प्रत्येक अवस्था में क्या हो जाते हैं? बदलाव ला देते हैं, यानी बदल जाते हैं और परिमार्जित होते रहते हैं। जो जीन पियाजे जी हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे जोर दिया है। और हुआ क्या कि इसके बालक द्वारा जो भी अर्जित ज्ञान रहता है, जो बालक ज्ञान को लेता है, ज्ञान का जो भंडार स्वरूप जो विकास करता है या विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है उस चीज को, वो हर बार वो क्या होता रहता है? वो परिमार्जित होता रहता है, यानी बदलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे जी। अगला है सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो व्योगॉत्स्की हैं। कौन है? सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक व्योगॉत्स्की हैं। ठीक है। ये सामाजिक विकास का मतलब, सिद्धांत का मतलब, व्योगॉत्स्की जी ने क्या बताया
कि vygotsky जी ने ये बताया कि सामाजिक विकास का सिद्धांत यह समझाने का प्रयत्न करता है कि व्यवहार कैसे हम विकसित करें या हमारे व्यवहार कैसे विकसित होते हैं। मेन उन्होंने काम किया व्यवहार पर, सामाजिक स्तर से व्यवहार पर काम किया कि हमारे जो व्यवहार होते हैं वो कैसे विकसित होते हैं। इस पर इन्होंने vygotsky जी ने काम किया है। ठीक है। अगला है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको पता है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादक किया था वो थार्डनाइक जी ने किया था। किसने? थार्डनाइक है, स्पीयरमैन है, टर्मन है, मैरिल है, तो ये सब नहीं है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का जो प्रयोग किए थे वो किसने किए थे? थार्डनाइक जी ने किए थे। ठीक है। और अगर हम बात करें कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो इसके अनुसार होता क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार कि बुद्धि को कई अलग अलग कारकों या तत्वों का गठन किया जाता है। यानी बुद्धि के कई अलग अलग कारक, बहुत सारे फैक्टर होते हैं बुद्धि के, उनका गठन किया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से तीन स्वतंत्र क्षमताएं शामिल हैं। बुद्धि के बहुकारक में इसमें मुख्यतः रूप से तीन बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक स्वतंत्र क्षमताएं शामिल हैं। जैसे एक हो गया अमूर्त हो गया। कौन सा? अमूर्त हो गया। दूसरा मूर्त हो गया। अमूर्त हो गया। मूर्त हो गया। और तीसरा आपका क्या हो जाता है? सामाजिक हो जाता है। ठीक, ये बुद्धि के तीन स्वतंत्र क्षमताएं हैं। अमूर्त, मूर्त, सामाजिक। ठीक है। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक जी ने किया। अगला है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। देखिए, बाल विकास के अंतर्गत जो शैशवावस्था की आयु होती है वो हमेशा एक से स्टार्ट होती है। और थोड़ा सा मतभेद है, कहीं कहीं एक से, कुछ वैज्ञानिक 1 से 4 वर्ष माने हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक 1 से 6 वर्ष माने हैं। अगर आपकी एक चीज डिस्टर्ब हुआ, जैसे शैशवावस्था अगर आपका डिस्टर्ब हुआ तो बाल्यावस्था भी अलग हो जाएगी और आपका किशोरावस्था भी अलग हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से है। तो बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि काफी मतभेद है। तो इसमें दिया है 1 से 4 वर्ष, तो 1 से 4 वर्ष ही सही होगा। जन्म से 5 वर्ष नहीं, जन्म से नहीं होता है, जन्म से शैशवावस्था का नहीं मतलब है। 3 से 4.5 वर्ष ये भी नहीं है। 2 से 3 वर्ष ये भी नहीं है। यानी 1 से 4 वर्ष सही होगा। लेकिन अगर हम बात करें रूसो के अनुसार, अगर हम रूसो के अनुसार बात करें तो देखिए रूसो के अनुसार क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए रूसो के अनुसार, रूसो के अनुसार वो कैसे इसका वर्गीकरण किए हैं उसको देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया है, देखिए, उन्होंने शैशवावस्था, पहला अगर हम बात करें शैशवावस्था की, शैशवावस्था, अगर हम शैशवावस्था की बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया है शैशवावस्था के बारे में। कई वैज्ञानिक हैं और उनका कई मतभेद भी है, इसलिए हमें जो ऑप्शन दिया रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना होगा कि कैसा क्या दिया हुआ है। अगर रूसो के अनुसार हम शैशवावस्था की बात करते हैं, शैशवावस्था की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या माना है, उन्होंने 1 से 6 वर्ष माना है। 1 से 6 वर्ष। रूसो ने शैशवावस्था को 1 से 6 वर्ष माना है। जब 1 से 6 वर्ष हो जाएगा तो बाल्यावस्था कितना हो जाएगा? बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था हो जाएगा 6 से 12 वर्ष हो जाएगा। 6 से 12 वर्ष। और किशोरावस्था क्या हो जाएगा? किशोरावस्था इनके अनुसार हो जाएगा 12 से 18 वर्ष। लास्ट तो 18 वर्ष ही होता है, बस इसके बीच में थोड़ा सा मतभेद है। ठीक है। 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। तो रूसो के अनुसार शैशवावस्था 1 से 6 वर्ष है और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष है। लेकिन इसमें 1 से 6 वर्ष नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, इसलिए 1 से 4 वर्ष दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन यही वाला सही होगा, ऑप्शन अ सही होगा।
चलिए अगला प्रश्न। किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है। किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? तो देखिए जो चेतना होती है वो हमारे डिपेंड होती है क्या? ध्यान पे। जब हमारा ध्यान रहेगा तो वहीं पे हमारी चेतना का केंद्रीकरण होगा। तो अब वो चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, जैसे आप बैठे रहते हैं, एकांत में बैठे रहते हैं तो किसी न किसी के बारे में सोचते रहते हैं, चेतना में लाते हैं, ध्यान देते हैं। जब किसी चीज पे आप ध्यान देंगे, चाहे वो फ्यूचर के लिए हो, चाहे वो पास्ट के लिए बीती हुई चीजें होती हैं, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते हैं, चाहे हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और चाहे हमारे पास्ट के बारे में उसको फ्लैशबैक में लाने का प्रयास करें। जैसे आप पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि आप उस पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि पीछे क्या हुआ था, तो वो हमारी एक चेतना का केंद्रीकरण होता है और चेतना का केंद्रीकरण ही हमारा ध्यान कहलाता है। तो चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। समंजन समंजन कुछ होता ही नहीं, आत्मसात ये भी नहीं है, विकेंद्रीकरण ये भी नहीं है। ठीक है, चलिए। वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छानुसार किसी व्यक्ति अथवा वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है, वो क्या कहलाता है? अपनी इच्छा अनुसार। जब अपनी इच्छा अनुसार होगा तो वो ऐच्छिक होगा। जिस चीज पे अपनी इच्छा ना चले वो अनैच्छिक होता है। जैसे आपके अंदर कुछ क्रियाएं ऐच्छिक होती हैं और कुछ क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं। जैसे छींक का आना अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है, डकार का लेना अनैच्छिक क्रिया है। तो वही चीज है। और जैसे सोना हुआ तो ये ऐच्छिक है, हमारी इच्छा करेगी हम सो लेंगे, नींद लगेगी, अगर इच्छा करेगी चलिए सो लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐच्छिक होती हैं और अनैच्छिक होती हैं। तो वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति अथवा वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है वो क्या कहलाता है? ऐच्छिक। अगला, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति अथवा वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है वो क्या कहलाता है? स्वाभाविक सी बात है, जो अपनी इच्छा के बगैर हो जाए, यानी जिसमें हमारी इच्छा ना चले, तो वो क्या होगा? अनैच्छिक होगी। अगला, वैयक्तिक भिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार किसका है? तो जो यह विचार है, यह विचार किसका है? एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि वैयक्तिक विभिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार किसका है? स्किनर का है, टायलर का है, गुड का है? कोई नहीं। तो ये जो विचार है ये आपके स्किनर जी का है। किसका है? स्किनर जी का है। चलिए अगला, प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है वो स्किनर जी ने दिए थे। स्किनर है, पावलॉव है, क्रो एंड क्रो है, गुड है? नहीं। तो इसमें प्रसूत अधिगम का जो सिद्धांत दिए वो किसने दिया था? स्किनर जी ने दिया था। स्किनर जी का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसमें उद्दीपन के स्थान पर क्या किया जाता है? अनुक्रिया और पुनर्बलन पर महत्व ज्यादा दिया जाता है। यानी अनुबंधन सिद्धांत उद्दीपन के स्थान पर क्या करते हैं कि अनुक्रिया और पुनर्बलन को महत्व दिया जाता है। और अपने जितने भी किए समस्त परीक्षण के माध्यम से जो होता है वो स्वाभाविक क्रिया की सहायता से अध्ययन करने पर बल देता है। यानी चीजों को याद करने पर क्या कर देता है? बल देता है, फोकस करता है। जो हमारी मेमोरी जो होती है उस चीजों को याद करने पे वो क्या करती है? फोकस करती है। तो वही प्रसूत अधिगम का सिद्धांत होता है। अधिगम मतलब सीखना, सीखने की क्रिया। ज्यादा फोकस जो होती है प्रसूत अधिगम सिद्धांत में वो सीखने पर फोकस होती है। तो प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? वो स्किनर जी ने दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से थार्नडाइक का नियम क्या है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो देखिए थार्नडाइक ने तीन बुनियादी नियम दिए हैं। कौन? तीन बुनियादी नियम थार्नडाइक ने, थार्नडाइक ने तीन बुनियादी नियम दिए हैं।
पहला है क्या? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। और तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। यही तीन बुनियादी नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ऑप्शन दिया है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। उपयुक्त में से सभी सही होगा, तीनों इनके नियम। अगला, वाटसन ने संवेग बताए हैं। वाटसन ने कितने संवेग बताए हैं? वाटसन ने मुख्य रूप से तीन संवेग बताए हैं। क्या किए हैं? तीन संवेग बताए हैं। कौन कौन है वो संवेग? कौन कौन सा है वो संवेग? आपका है तीन संवेग है। एक है आपका भय हो गया, भय हो गया। दूसरा क्रोध है। और तीसरा क्या है? प्रेम। प्रेम या प्यार। ये तीन संवेग उन्होंने बताया है। तो ऑप्शन कौन सही? असही है। भय, क्रोध, प्रेम या प्यार। वाटसन ने कौन कौन से संवेग बताए हैं? अब देखिए जो पूछ रहा है, तीन है तो कौन कौन से हैं? भय है, क्रोध है, प्यार है। प्यार या प्रेम, जो कि हमने आपको बताया ऊपर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कहेंगे आप सर उपयुक्त में सभी सही होगा, क्योंकि भय भी है, क्रोध भी है और प्यार व प्रेम भी है। चलो, अगला, निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया है? तो कबूतर पर अपना प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने किया था। स्किनर का जो सीखने का सिद्धांत है, उन्होंने क्या किया था? अपना प्रयोग एक तो चूहों पे किया था, एक किस पे किया था? एक चूहों पर किया था, और दूसरा कबूतर पर भी किए थे वो। कबूतर को पिंजरे में बंद करके एक लीवर जैसा रहता था, और उसी के माध्यम से वो खाना वाना को लेकर के, भोजन को लेकर के उन्होंने प्रयोग किया है। तो चूहों पर भी ऐसा ही प्रयोग किया, इसको चूहेदानी में बंद करके लीवर, तो वो ऐसा लीवर फिट रहता था कि चूहा इधर उधर कूदते हुए अचानक उस लीवर पर पैर रख देता है। जब लीवर पर पैर रख देता है तो एक ऐसे भोजन की वो व्यवस्था किए थे कि जैसे ही लीवर पर पैर रखता वो लीवर खट से गिर जाता, और उसका मुंह खुल जाता था, और वहां पे भोजन रखा रखा रहता था। भोजन फटाक से चूहों के पास गिर जाता था। तो धीरे धीरे चूहा ये करते करते देखा कि जब हम यहाँ पैर रखते हैं तो हमको भोजन मिल जाता है। तो उसको उस चीज का अनुभव हो गया, और वो समझ गया कि यहाँ पैर रखने पर हमको भोजन मिलेगा। तो यही चीज है, स्किनर जी ने इन्हीं पे प्रयोग किया था, कबूतर पर भी प्रयोग किया था और चूहों पर भी प्रयोग किया था। अगला प्रश्न कह रहा है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक गुणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका किसका है? ये मुनरो का है। किसका है? मुनरो जी का है। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक गुणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? मुनरो का है। चलो, रुचि में निहित है। रुचि में क्या निहित है? अवधान, अनुभव, ज्ञान, मनोरंजन। क्या है? तो देखिए, रुचि में अवधान यानी ध्यान निहित है। तो रुचि और जो ध्यान होता है, रुचि व ध्यान जो होता है, ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि रुचि ध्यान पर डिपेंड है, और ऐसा भी नहीं है कि ध्यान रुचि पर डिपेंड है। ऐसा नहीं है। यानी रुचि हमारी ध्यान पर डिपेंड है, और ध्यान भी हमारी रुचि पर डिपेंड है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, अगर इसमें से एक हटा दिया जाए तो दूसरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप खुद समझिए, जब आपकी किसी चीज में रुचि रहती है तो आपकी मेमोरी भी उस पे जाती है, ध्यान भी उस पे जाता है, और चीजें स्मरण भी हो जाती हैं। जब आपका उस चीज पे ध्यान ही नहीं रहेगा तो रुचि नहीं पैदा होगी, और जब रुचि नहीं पैदा होगी तो ध्यान भी नहीं आएगा। तो दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक रुचि नहीं पैदा करेंगे तब तक आपका उस पर ध्यान नहीं जाएगा, और जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक रुचि भी नहीं पैदा होगी। तो इसी को कहते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू। तो रुचि में निहित है, रुचि में निहित है क्या? रुचि में अवधान निहित है। 18 नंबर प्रश्न करा, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। अब देखिए, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत क्या है? अवधान रुचि पर आधारित है? नहीं। ऐसा
बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अवधान यानी ध्यान हमारी रुचि पर डिपेंड है। हमने क्या बताया था कि ध्यान रुचि पर यानी अवधान रुचि पर डिपेंड है और रुचि भी अवधान पर डिपेंड है, एक दूसरे पर ये डिपेंड है। और दूसरा करा रुचि अवधान पर डिपेंड है, फिर वही चीज है कि रुचि करा अवधान पर डिपेंड है और ऊपर करा था अवधान रुचि पर डिपेंड है, जबकि हमने बताया कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तीसरा करा अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वेरी गुड। अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अभी हमने बताया कि रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। एक अगर छटक जाएगा, एक अगर बगल हो जाएगा तो दूसरा बिल्कुल वर्क नहीं कर पाएगा। ध्यान हट गया तो रुचि पैदा ही नहीं होगी, और रुचि जब तक नहीं पैदा होगी ध्यान आएगा ही नहीं उस चीज पे। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको रुचि नहीं हो पढ़ने में इस चीज की, तो आप भले ही आप 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पढ़ डालिए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या पढ़ा या उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी रुचि ही नहीं है। जब रुचि नहीं है तो ध्यान नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर हम ध्यान की बात करें, जब तक आप ध्यान उस पर लगाएंगे नहीं, फोकस नहीं करेंगे थोड़ी देर तक, तब तक रुचि पैदा नहीं होगी। जैसे आप मूवी देखते हैं, मूवी देखना स्टार्ट करते हैं तो धीरे 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 पहले स्टार्टिंग में ध्यान केंद्रित करने की आप कोशिश करते हैं, तो जब तक ध्यान नहीं रहता तब तक उसमें मजा नहीं आता है, रुचि नहीं पैदा होती है। जैसे जैसे आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, आप मूवी को देखते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे ध्यान केंद्रित होने लगता है, अच्छा लगने लगता है, तो आपकी रुचि पैदा होती है और बड़े ही आप प्रेम भाव से, बड़े ही आप मनोरंजन के साथ उस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से हैं? बालक, आवश्यकताएं, उद्दीपन, अवसर, दोनों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के स्रोत। पहली बात तो अभिप्रेरणा को आप समझ लीजिए कि अभिप्रेरणा है क्या चीज। देखिए, जो हमारी अभिप्रेरणा होती है ना, वो लक्ष्य आधारित व्यवहार या ऊर्जाकरण की होती है। जब तक लक्ष्य आधारित नहीं होगा तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो अभिप्रेरणा जो होती है, ये लक्ष्य आधारित व्यवहार होता है, एक टारगेट होता है, और वो टारगेट फिक्स होता है, उसी व्यवहार के अंतर्गत हम कार्य करते हैं। या आप कह लीजिए ऊर्जाकरण होता है, एनर्जेटिक होता है। जब पर्सन एनर्जेटिक होता है तो किसी कार्य को बड़ी आसानी से वो कर लेता है। जैसे आप अभी आप 1 महीने से खूब पढ़ने में मन लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास, आपको पता है कि आगे हमारा एग्जाम है और आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, इसलिए आप क्या करते हैं कि अब उस पर ऊर्जा, पूरी फोकस के साथ एनर्जी, ऊर्जा लगाते हैं, लक्ष्य पे टारगेट रखते हैं। तो वही हमारी अप्रेरणा होती है। जो तो अप्रेरणा जो होती है हमारी, वो हमारी बालक पे भी डिपेंड होती है और उद्दीपन पर। अब बात अगर उद्दीपन की बात करें, तो उद्दीपन क्या चीज होता है? तो उद्दीपन जो होता है, ये बाह्य वातावरण में जो होने वाला परिवर्तन के प्रति जो अनुक्रिया होती है, वही उद्दीपन कहलाती है। यानी जो बाहरी वातावरण है, उसमें परिवर्तन के प्रति जो अनुक्रिया होती है, जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के प्रति जो अनुक्रिया होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? उद्दीपन कहलाती है। तो अप्रेरणा में हमारा बालक और उद्दीपक दोनों होता है। तो कौन सही है? अ व स दोनों सही है। ठीक है, कौन सही है? अ व स दोनों सही है। तो ये आपका 19 नंबर हो गया। 20 नंबर की बात कर ले हम कि अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से हैं? तो आपको पता है कि थार्नडाइक जी हैं। अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थार्नडाइक जी हैं। प्रयत्न और भूल, इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पर किया था। क्या किए थे? इन्होंने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। ठीक, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, तो थार्नडाइक जी हैं। अगला है अवधान, यानी ध्यान में निहित है, प्रेरक शक्ति, अनुभव, रुचि। ये बार अभी हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि ध्यान और रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको याद रखिएगा, ये खूब घुमाए फिर आगे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये टेट सीटेट में भी पूछता है यहाँ से। तो जो हमारा अवधान है, इसमें क्या निहित है? तो अवधान में हमारा रुचि निहित है, ऑप्शन स। 22 नंबर कह रहा है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कोहल
बर्ग जी हैं। कौन है? कोहल बर्ग जी। इसको ध्यान रखिए कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कोहल बर्ग जी। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। ये बाल मनोविज्ञान है, सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। क्यों नहीं करता है भाई? सारी चीजें तो हमें बालक से ही मिलनी है। तो जो बालक होता है, यानी जो हमारा बाल मनोविज्ञान होता है, उस पे हमारी फोकस ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो एक सही दिशा व संकेत का निर्धारण करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके, तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। प्रत्येक बालक क्या बन सकता है? एक सफल व्यक्ति बन सकता है, बिल्कुल। जब बच्चा छोटा रहता है, जब बालक, यानी उसकी प्राइमरी स्टेज होती है, तभी हमें बाल मनोविज्ञान का सहारा लेना चाहिए और बच्चों को उस अनुसार ढालना चाहिए, जिससे कि बालक एक सफल व्यक्ति बन सके। ये किसका कथन है? ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये किसका है? ये आपके थॉमसन जी का है। थॉमसन, हरलाक, प्रो एंड प्रो, फ्रॉवेल। तो ये स्टेटमेंट किसका है? थॉमसन जी का। अगला प्रश्न, सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह कथन है किसका? गिलफोर्ड का, फ्रॉवेल का, जॉनसन का, स्किनर का। सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह कथन आपका किसका है? तो ये जो कथन है, ये आपके स्किनर जी का है। ये सीखने के सिद्धांत स्किनर जी ने ही दिया है। अगला प्रश्न कर रहा है, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? तो ये कौन सा है? ये मनोविश्लेषण विधि है आपकी। मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत हम मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है। चेतन के साथ साथ क्या कर लेते हैं? चेतन के साथ साथ हम अचेतन मन का भी अध्ययन कर लेते हैं। ये मनोविश्लेषण विधि है हमारी। ठीक है। तो हम आज 25 क्वेश्चन तक कराए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और आई थिंक, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हम समझा पाए होंगे और आप समझ भी लिए होंगे। अगर कहीं से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप प्लीज कमेंट अवश्य कर दिया करिए, बता दिया करिए हमें, जिससे कि हम उस चीज को और भी बेहतर बनाने की प्रयास कर सकें। ठीक है। तो आप, ये आपका पता है कि ये 50 नंबर का है। तो और पहला पेपर यही होता है। तो कहते हैं लोग ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला इंप्रेशन अच्छा गया है, तो लास्ट इंप्रेशन भी ठीक ही जाएगा। अगर पहला ही पेपर खराब हो जाता है, तो हमेशा दिमाग में माइनस पॉइंट चलना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आप फर्स्ट पेपर, प्रथम पेपर को बरीता तगड़ा दीजिए। पहला पेपर है ये, पहला पेपर अच्छा जाना चाहिए। अगर पहला पेपर खराब हो गया, तो उस दिन दो पेपर होना होता है। तो क्या होता है, अगला पेपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप अच्छा पढ़िए, अच्छा एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाइए। जब पढ़ेंगे तो अवश्य नंबर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। किस्मत पर बिल्कुल भरोसा नहीं, या किस्मत पर कोई चीज नहीं छोड़ा जाता है कि किस्मत की बात है या लक की बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपना काम कर रहा है, आपको अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए आप चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। प्रत्येक सब्जेक्ट को हर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अगर फिर भी कहीं दिक्कत हो, तो आप प्लीज कमेंट करिए, बताइए। उसको भी प्रयास किया जाएगा बेहतर बनाने का। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए आप जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे, तो प्लीज आप एक लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में आपको पैसा तो नहीं लगता है, आई थिंक। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि मेहनत किया जाता है आपके साथ। अगर आप लाइक कर देंगे तो बहुत बेस्ट होगा। ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ओके।